हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना बायो का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करें तो इसका जो मेन ऑर्गन होता है, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, वो होता है टेस्टिस। ये 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं मेल के अंदर, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और इसी के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। उसके अलावा कुछ सहायक ऑर्गन भी होते हैं जिसे हम द्वितीय सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो उसमें एपिडिडाइमस, एक कॉइल ट्यूब होती है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स होती हैं जो इसको हेल्प करती हैं स्पर्म को ग्रोथ करने में। ठीक है। और कुछ डक्ट्स होती हैं जैसे कि वास डिफरेंस, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट हमने इसको इसलिए नाम दिया है क्योंकि इस डक्ट में या इस वेसल के अंदर बोल सकते हैं हम, ये कॉमन पासेज होता है यूरिन और स्पर्म का, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो सबसे मेन ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहलाता है, जिसको हिंदी में हम वृषण के नाम से जानते हैं। एक पेयर होता है ह्यूमन बीइंग में। उसके अलावा अगर हम और ऑर्गन्स की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये सारी आती हैं। हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। और कुछ डक्ट्स भी होती हैं जैसे वास डिफरेंस, वास इफ्रेंशिया भी होती है एक डक्ट, ठीक है, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। यूरिनोजेनाइटल डक्ट होती है जो यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पासेज होती है। अगर हम टेस्टिस की बात करें, जो मेन ऑर्गन है हमारा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका जो साइज होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, बड़ा। ठीक है। और ये बॉडी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्क्रोटम सैक के नाम से जानते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है स्क्रोटम सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, उस प्रोसेस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ये बॉडी से बाहर होती है, जिससे ये अपना जो टेम्परेचर है इसकी प्रोसेस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए, उसको अचीव कर सके। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पूछा जाता है एग्जाम में मोस्टली कि ये बॉडी से बाहर क्यों होती है, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, उसके लिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर या बिलो द बॉडी टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए ये बॉडी कैविटी, जो ये स्क्रोटम होता है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, उसके अंदर टेस्टिस होती है। अब अगर बात करते हैं हम टेस्टिस की, तो पहले हम थोड़ा सा इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख लेंगे तो ये हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। अगर हम टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो इसमें 2 लेयर से घिरा होता है। जो बाहर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो रेड कलर से आपको दिख रही होगी, ये बाहर की लेयर है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। और एक अंदर उसकी लेयर होती है सेकेंडरी लेयर, सेकेंड लेयर जो होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिना इनफोल्ड करती है। इनफोल्ड मतलब अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, और अंदर मुड़ के सेप्टम्स बनाती है या कंपार्टमेंट्स बनाती है। दिख रहे होंगे आपको ये कंपार्टमेंट्स। और लगभग ऐसे जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं इसकी इनफोल्डिंग की वजह से 200 to 300 इन नंबर होते हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं 200, इतने पॉसिबल नहीं है यहाँ बनाने के लिए, लेकिन जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं इसकी इनफोल्डिंग की वजह से, अंदर मुड़ने की वजह से, वो होते हैं 200 to 300 कंपार्टमेंट्स। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जो बाहर की लेयर होती है टेस्टिस की, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, ये प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और ये लेयर इनफोल्ड्स होते हैं इसके अंदर की तरफ ये मुड़ी हुई होती है, और ये मुड़कर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बनाती है। कितने कंपार्टमेंट बनाती है? लगभग 200 से 300 कंपार्टमेंट ये बनाती है। इन्हीं कंपार्टमेंट के अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम बात करें तो एक, ये सपोज ये एक कंपार्टमेंट है
ये कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट के अंदर लगभग 2 से 3 नली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जब ये कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं तो ये फोल्ड होते हैं, आपको दिख रहे होंगे फोल्ड होते हैं, और इससे बाहर निकलते हुए ये सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर लगभग 2 से 3 होते हैं एक लोब के अंदर, जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। यही मेन प्लेस है जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, एग सेल बनती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, अगर आपको याद होगा। तो इसी तरीके से जो मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं उसमें उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। तो मैंने क्या बताया आपको कि इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, 200 to 300 कंपार्टमेंट्स बने होते हैं ट्यूनिका एल्बिजिना की इनफोल्डिंग की वजह से, और हर कंपार्टमेंट में 2 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये कंपार्टमेंट के अंदर कॉइल्ड होती हैं और बाहर निकलते निकलते ये स्ट्रेट हो जाती है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये स्ट्रेट है, और ये नलिकाएं एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, पूरा अगर आप बनाएंगे तो इसमें आप सब में दिखा सकते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आ रही हैं और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से जाकर ज्वाइन हो रही है। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को जहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आके जुड़ती हैं, इसको हम रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पुट अप होता है कि रेटे टेस्टिस क्या होती है। ये हमारी टेस्टिस के अंदर एक जालीनुमा संरचना है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और वास इफ्रेंशिया के बीच में पाई जाती है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आई, यहाँ पे ये स्ट्रेट हुई और इन्होंने एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम रेटे टेस्टिस कहते हैं। तो जो भी फॉर्मेशन हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, इमैच्योर स्टेट में है, अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे रेटे टेस्टिस में, और रेटे टेस्टिस से पतली नलिकाएं निकलती हैं, ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, जिसको हम वास इफ्रेंशिया के नाम से जानते हैं। ये इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं रेटे टेस्टिस के थ्रू वास इफ्रेंशिया में, और वास इफ्रेंशिया आगे जाके, यहाँ पे मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, आगे हम स्टडी करेंगे अभी, एक बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, लगभग 6 मीटर लंबा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सामने से देखेंगे तो वो नहीं दिखाई देता, टेस्टिस के पीछे की बैक साइड में होता है वो, उसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। हम क्या बोलते हैं उसको? एपिडिडाइमस। बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, लगभग 6 मीटर लंबा होता है और कॉइल्ड होता है, इसके पीछे की तरफ होगा। वो स्पर्म वास इफ्रेंशिया के थ्रू इसी एपिडिडाइमस में ट्रांसफर हो जाते हैं, और उसके बाद स्पर्म डक्ट के थ्रू कहाँ जाते हैं? यूरिनोजेनाइटल ट्यूब्यूल्स में जाते हैं। ठीक है, हम पूरा स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, हम इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए टेस्टिस का, ये मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर देखा था, अब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस। तो अगर हम टीएस ऑफ टेस्टिस देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो गोल स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ, ये बीच में इस गैप में मिलेंगे। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यूज भरे हुए होते हैं यहाँ पर। तो ये चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यूज से घिरी रहती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो लेयरिंग होती है, ये 2 तरीके की सेल की लेयरिंग होती है। एक होती है क्यूबॉइडल शेप, क्यूब जैसे शेप्ड की सेल्स होती हैं, ये नंबर में बहुत ज्यादा होती हैं, इनको हम बोलते हैं जर्म सेल। यही जर्म सेल आगे जाके स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस हम देख रहे हैं। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये जो सेल्स के बहुत नंबर में होती हैं, ज्यादा नंबर में होती हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल। इन्हीं जर्म सेल में डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन करके क्या बनेगा? ये स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। और आपको ये कुछ ट्राइंगल शेप्ड सेल भी दिख रही होंगी, ये नरिशिंग सेल होती हैं, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट सेल हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, ये ट्राइंगल शेप जो सेल हैं, कुछ साइज में इससे बड़ी होंगी, थोड़ा डिफरेंशिएट होंगी ट्राइंगल शेप की वजह से, इनको हम बोलेंगे सर्टोली सेल्स। ये क्या करती हैं? ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रदान करती है, नरिशमेंट देती हैं। जब यहाँ स्पर्म फॉर्मेशन होगा तो वो स्पर्म जाके इन्हीं सर्टोली सेल्स में कुछ टाइम के लिए एम्बेडेड हो जाते हैं। एम्बेडेड मतलब धस जाते हैं।
तो ये क्या करती हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, किसको, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इनको नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये, सर्टोली सेल्स। इसके अलावा जो ये कनेक्टिव टिश्यूज है इसके चारों तरफ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ, यहाँ पे आपको कुछ सेल का मास दिखाई दे रहा होगा, जगह जगह ये पाया जाता है। इनको हम बोलते हैं लेडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं हम इनको, लेडिंग सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। ये क्या करता है, ये मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये जो सेल्स है, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स आपको दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं लेडिंग सेल्स, और यह करती हैं टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती हैं। एक बार फिर हम देख लेते हैं, हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और कुछ डक्ट्स मिलती हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेनली टेस्टिस होती हैं, वृषण जिनको हम बोलते हैं हिंदी में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबके बारे में पढ़ेंगे। डक्ट्स होती है कुछ, वास डिफरेंशिया, वास इफ्रेंशिया एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। उसके बाद अगर हम टेस्टिस की बात करें, छोटी ओवल शेप्ड होती हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर बड़ी होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाई जाती हैं, स्क्रोटम नाम के सैक के अंदर। क्यों मिलती हैं, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, उसके लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है। कितना कम टेम्परेचर, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस की बात करें, तो ये 2 लेयर से घिरी होती है। बाहर की लेयर ट्यूनिका वैजिनेलिस और अंदर की लेयर ट्यूनिका एल्बिजिना कहलाती है। जो ट्यूनिका एल्बिजिना होती है उसमें इनफोल्ड्स होते हैं, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, और मुड़कर ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन करती है। लगभग 200 से 300 कंपार्टमेंट्स एक टेस्टिस के अंदर मिलते हैं, और एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। कंपार्टमेंट के अंदर ये कॉइल्ड होती हैं, और कंपार्टमेंट से बाहर निकलते निकलते ये क्या हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं, और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम रेटिटेस्टिस के नाम से जानते हैं। ये रेटिटेस्टिस आगे जाके बहुत छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के अंदर खुलती हैं, जिसको हम वास इफ्रेंशिया के नाम से जानते हैं। यही वास इफ्रेंशिया आगे जाके, जो ये स्ट्रक्चर हमें टेस्टिस के अंदर दिख रहा है, जो एपिडिडाइमस है ये टेस्टिस से बाहर आ जाता है। जो ट्यूब होती है वो बाहर की तरफ होती है, लेकिन पीछे की तरफ मिलेगी, सामने से देखने पे टेस्टिस को ये नहीं दिखाई देती। बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, लगभग 6 मीटर लंबी होती है, तो आप सोच सकते हैं कि ये बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, छोटे से जगह में इसको एडजस्ट होना है। और फिर ये एपिडिडाइमस जाकर स्पर्म डक्ट में घुलता है, और स्पर्म डक्ट आगे जाके यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में खुलती है लास्ट में। वो हम आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे पूरा। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखें, उसकी बात करें, तो हम ये देखेंगे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो 2 तरीके की लेयर्स से बनी हुई होती है, सेल की लेयर से बनी होती हैं। कुछ सेल्स क्यूबॉइड शेप्ड होती हैं, क्यूब की तरह होती हैं, उसको हम जर्म सेल्स बोलते हैं। इनका काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। और कुछ सेल्स क्या होती हैं, ट्राइंगुलर होती हैं, ट्राइंगल शेप दिख रही है ना आपको, ये होती हैं सर्टोली सेल्स। इनका काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, मियोसिस डिवीजन करेंगी, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो हम पूरा पढ़ेंगे, लंबी प्रोसेस है वो। और फिर जब ये स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, इमेच्योर होते हैं, नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो ये सर्टोली सेल से आके एम्बेडेड हो जाते हैं, और यहीं से इनको नरिशमेंट मिलता है सारा। इसलिए इनको हम नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जो बाहर ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इसमें कुछ और अलग तरीके की सेल्स मिलती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलते हैं, जिनको हम लेडिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। और इनका मेन काम होता है मेल हार्मोन प्रोड्यूस करना, मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से स्टडी कीजिए। डायग्राम आपने बना लिए होंगे, अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है डायग्राम में इसके अकॉर्डिंग, मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप कुछ एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे टेस्टिस के संग, जो और भी सेकेंडरी ऑर्गन डक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे पूरा, और उनका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।